This program is brought to you by नाजिमाबाद 4 नंबर अन्नू भाई पार्क के अकब में आइडियल गोल्ड विस्टा 5 कमरों के व्हाइट गोल्ड अपार्टमेंट्स 2, 3 और 4 कमरों के स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स भी शामिल किए गए हैं। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स फ्रंटलाइन मार्केटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत हारिस और आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। आज कौम की आवाज़ के प्लेटफॉर्म से कौम के दिल की बहुत सी बातें होने वाली हैं, क्योंकि इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने जब से वो आए हैं मंजर आम पर, जब से वो लोगों की मदद करने के जज्बे से निकले हैं, शुरुआत में माहौल कुछ और था, करते करते वो कहते हैं ना कि मैं चला था अकेला लेकिन चलता गया और कारवां बनता गया। सो कारवां इतना बन गया है, लेकिन उस कारवां में जो लोग साथी हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो मुखालिफ हैं वो लोग भी अपनी जगह। पाकिस्तान के लिए काम करने वाले, कराची के लिए काम करने वाले, फलाह और बहबूद के लिए काम करने वाले, इंसानियत के लिए काम करने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से चेहरे, बहुत से लोग और शख्सियात पाकिस्तान में गुजरी हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक नाम जो इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनको मुबारकबाद भी पेश करेंगे क्योंकि उनको अवार्ड अभी रिसेंटली मिला है। फ्री कोविड हॉस्पिटल चला रहे हैं, जितने भी कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनमें खाना फराहम कर रहे हैं। कोर कमांडर कराची की तरफ से इनको अवार्ड दिया गया है। बहुत सारी इनकी सर्विसेज हैं। बहुत से सवालात आपके और मेरे हैं जो आज मैं इस प्लेटफॉर्म से उजागर करूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास, आप सब जानते हैं समाजी कारकुन हैं, रहनुमा हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं JDC के। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ज़फ़र भाई? ठीक ठाक हैं? जी, आपकी दुआ। मुबारकबाद हमारे चैनल की जानिब से, हमारी टीम की जानिब से। काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और उसकी रिकग्निशन हो तो इंसान को खुशी भी महसूस होती है। आपको उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे अवार्ड के बारे में? जी बिल्कुल, अभी परसों एक तकरीब हुई थी एक्सपो सेंटर में। एक साल तकरीबन कम व बेश शायद 10 या 20 दिन कम हुए। एक साल एक्सपो सेंटर में मरीज़ों के लिए तीनों टाइम खाना, उनका नाश्ता, उनका रात का खाना, उसके साथ मीठा और दीगर चीज़ें, ये जिम्मेदारी JDC ने ली थी, उसको फराहम किया। तो परसों हमें इस चीज़ पे अवार्ड दिया गया, एक शील्ड दी गई और एक सर्टिफिकेट दिया गया कोर कमांडर कराची की जानिब से, जिस पे हमने उनका शुक्रिया अदा किया जी। और बस ये सिलसिला भी जारी है, अस्पताल भी चल रहा है और जहाँ जहाँ हमसे मांगा जा रहा है अस्पतालों में खाना हम फराहम कर रहे हैं। ज़फ़र भाई, मैं तो आपको बहुत अरसे से देख रही हूँ। शुरुआत में जब आप आए, आपके काम करने का तरीका डिफरेंट था। ज़ाहिर है कुछ मेजर चीज़ें थी लोगों की जिनकी ज़रूरत होती थी। कितने ही लोगों को हमने आपकी तरफ डाइवर्ट किया, जो बच्चियों की शादियाँ होती थी, बाकी सब कुछ। आगे आते गए और फिर अब हमने जो आपका एक चेहरा देखा है जिसमें अपेरेंटली तो ये लगता है कि आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए या कराची के लिए, यहाँ के रिहायशियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या यही जज्बा है आपका, या फिर जो बहुत सारे लोग सवालिया निशान उठाते हैं कि आप किसी के एजेंडा पे हैं, आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, आप डरते नहीं हैं, आप लोगों को इसी तरह चैलेंज करना चाहते हैं क्योंकि आपका कोई हिडन एजेंडा है? देखें, बिल्कुल हिडन एजेंडा है। वो हिडन एजेंडा ये है कि हमारे लोग जिनको तीसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है, जिनको इंसान नहीं समझा जाता, कोई भी आके किसी शख्स को ये बोल के मार देता है मुझे तुम्हारी ज़बान पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारा मज़हब पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारा फ़िरका पसंद नहीं है, ये हिडन एजेंडा है, ये ख़त्म होना चाहिए। मेरे साथ जो शख्स बैठा है उसका नाम में अब्बास आता हो, उसके नाम में पीटर आता हो, उसके नाम में विजय आता हो, उसका राइट है कि वो ज़िंदा रहे। तो अगर मुझे लोगों को मिलाने के लिए किसी हिडन एजेंडे की ज़रूरत है कि मैं किसी शख्स को खुफिया कॉल करूं, भाई सबको एक दूसरे को बर्दाश्त कर लो, तो ये कोई गलत तो एजेंडा नहीं है। इसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हमारा कोई भी काम हो, चाहे वो बैनुल मज़ाहिब मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस 12 रबी अव्वल को, उसमें आपको सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख सब मिलेंगे, अपनी निशानियों के साथ मिलेंगे। सही कि भाई अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप सलीब लेकर आइए, इसमें क्या हिडन एजेंडा है? ठीक है, आप बैठा लें 1.5-2 लाख का क्राउड, हम तो बैठा के दिखा रहे हैं आप, और सब ये बोल लें कि रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, हम एक साथ चिराग जला रहे हैं, हम एक साथ नात सुन रहे हैं, हम एक साथ हम सुन रहे हैं, और उसके बाद चिरागां भी हो रहा है, सब अपने घर चले जाते हैं। हम बकरीद में इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं, उसमें 20 ऊँट एक अलग मसलक का आलिम दीन काट रहा है, 20 ऊँट एक और 20 एक और 20 एक और 80-85 ऊँट कट रहे हैं, सबसे बड़ा बैल कट रहा है, सबसे छोटा बकरा कट रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब मिल बांट के कर रहे हैं, मिल बांट के गोश्त बट रहा है। जिस बस्ती में गोश्त जा रहा है, किसी के दरवाज़ा नॉक करने के बाद उसका मजहब मसलक तो नहीं पूछा जा रहा, इसके पीछे क्या हिडन एजेंडा होगा? हमारे वॉक थ्रू गेट्स हैं, किसी भी मजहबी पार्टी का जलसा हो, तंजीम का, किसी सियासी पार्टी का जलसा हो, कराची यूनिवर्सिटी का गेट हो, सबको फ्री में दिए हैं, लोगों की जान बचा लो हाले। हमें पता है, देखें जब हमने हमारी जिस तरह ईदी की एम्बुलेंसेस पे फायरिंग हुई, हमारी एम्बुलेंसेस पे जब फायरिंग हुई, हमारे लिए बहुत मुश्किल टाइम था कि हम खड़े होकर फ़ोन करें कि बहन आपके शौहर हमारे यहाँ ड्राइवर थे, ज़रा अस्पताल आ जाएं।
बोले मैं अस्पताल आ जाऊँ? वो तो ड्राइवर है। मैं बोल रहा हूँ आप आए बहन अस्पताल, किसी मर्द से बात करा दें घर के, तो वो तो वहीं गिर जाती है। फिर इंतज़ार कीजिए, दोबारा मिलाइए फ़ोन, फिर कोई उठाएगा। क्या बोला आपने फ़ोन पे? सिर्फ इतना बोला अस्पताल आ जाइए। फिर वो औरत अस्पताल पहुँचती है, बोलती कहाँ हूँ? हम बोलते हैं मॉर्चरी। बोलती ये क्या है? हम कहते हैं मुर्दा खाना। फिर वो औरत आती है, बोलती है मेरे शौहर के सर पे गोलियां मारी, मेरा शौहर मार दिया गया। क्यों? तो बात ये उस औरत को फेस करना, और उसके बाद से 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, एक नहीं 5 एम्बुलेंसों के ड्राइवरों को दफनाया अपने हाथ से। कसूर क्या था? कि जिन्ना अस्पताल से मरीज को लेकर अब्बासी जा रहे थे, जिन्ना अस्पताल से मरीज को लेकर मंगो पीर जा रहे थे, ये कसूर था। या किसी भी एम्बुलेंस का ड्राइवर जो मारा जाता है, चाहे वो छिपा का हो चाहे, कसूर क्या है उसका? कि आपको उसकी शक्ल पसंद नहीं थी, आपको उसका मजहब पसंद नहीं था, आपको उसका मसलक पसंद नहीं था, आपको उसकी ज़बान पसंद नहीं थी। इस शहर में मजहब के नाम पे, मसलक के नाम पे, ज़बान के नाम पे वो कत्लेआम हुआ है जो शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में हुआ। आपका ये जो नज़रिया है ये वक्त के साथ डेवलप हुआ है, या जिस दिन से जेडीसी का क़याम हुआ है उस दिन से आपके जहन में ये बात थी, या कोई एक वाक़या है या कोई एक ऐसी चीज़ है जिसने आपको हिला कर रख दिया और आप इस जज्बे पे और आज जो ये आपकी सोच है इस पे कायम? देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला टीवी शो जो किया वो आपके साथ किया। 2013 4 मार्च का दिन था। हम तकरीबन 100 के करीब लोगों को दफनाने के बाद आपके पास बैठे हुए थे। उसमें मेरे साथ अंसार बड़नी साहब भी थे जी, साने अब्बास टाउन हुआ था जी, और जेडीसी को काम करते हुए काफ़ी टाइम उसको हो चुका था। हम दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात में रेस्क्यू के साथ रिलीफ देते हैं। वहाँ पर 10 से 12-15% अहले तशय्युह हज़रात का जानी माली नुकसान हुआ था, बिल्कुल। बाकी सब अहले सुन्नत थे। हमने उन लोगों को 1-1 साल का किराया दिया। आपका 6,000 का फ्लैट था इकरा का रेंट का, आपने 40,000 का पसंद किया घर, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 5,20,000 ये लीजिए, या 4,80,000 आपका रेंट हो गया और 2.5 लाख एडवांस, 6 लाख लें, शिफ्ट हो जाए। आप राबिया में थे, आपका 23,000 रेंट का फ्लैट था, आपने 60,000 रुपये का बंगला पसंद किया, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 7,20,000, 3.5 लाख एडवांस, ये लें 10.5 लाख, जाइए रहिए साल भर। अगर नहीं किया तो आप मीडिया से प्रूफ ले लें। तमाम सियासी पार्टियां वहाँ मौजूद थी, कैंप लगा के, उनसे तस्दीक कर लीजिए। जब हमने ये काम कर लिया उसके बाद हमने ऐलान किया हम दोनों बिल्डिंगों को बनाएंगे। हमने वहाँ के ज़ख्मियों के लिए, हमने वहाँ के मरने वालों के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए ऐलान करना शुरू किया। फिर गवर्नमेंट उतरी, उसमें बोला ये क्या हो रहा है, ये तो इलेक्शन आने वाले हैं 2 महीने बाद। तो फिर गवर्नमेंट कूदी, उससे क्या फ़ायदा हुआ? 10 लाख ज़ख्मियों को मिल गए, 15 लाख मरने वालों को मिले, कुछ तो उनका सही दाद रसी हुई। इसी तरह शिकारपुर ब्लास्ट, इसी तरह 7 ब्लास्ट, इसी तरह अभी हम ये वाक़या कर रहे थे कि 13 दिन बाद हमारे एजुकेशन हेड को मार दिया गया, सिफ्ते जाफर साहब को। आप लोगों के जेडीसी के लाजमी बात है ना, एक दहशतगर्द आके दावा करे मैंने 2 फ्लैट उड़ा दिए, पाकिस्तान में इससे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ। 1 घंटे बाद आपको वीडियो में एक लड़का खड़ा हुआ है, वो बोल रहा है जी हमने तमाम मरीजों को जिना सिविल अब्बासी से दारुल सेहत और डाव सबसे जमा करके आगा खान और लियाकत शिफ्ट कर दिया, हम कराएंगे, ला चंदा भीख नहीं चाहिए। तो दहशतगर्द बोलेगा ना ये कौन लोग हैं? तो हमने उसका खमियाजा भुगता। हमारे एजुकेशन हेड शहीद किए गए, बहुत बड़ा नाम सिफ्ते जाफर साहब अपने लियाकत डिग्री कॉलेज से बाहर निकले, गेट पे मार के चले गए। उसके 4 से 5 दिन बाद जोसेफ कॉलोनी जला दी गई लाहौर में। हमारी टीम वहां गई, सारे क्रिश्चियनों को जो वहां मुतासरीन थे घरों के, उनको बोला घर लो। बिशप ऑफ लाहौर से मिले, हम कहीं रुके नहीं। ये सारे, इसने आपकी नफ्सियात पे उस तरह असर किया कि आपके आज जो आपकी सोच है वो पुख्ता होती गई? मैं जिस शहर में पैदा हुआ हूँ, मैंने अपना जैसे ही लड़कपन में कदम रखा मैंने यही सुना। फिर बफर जोन में 4 सगे भाई मार दिए गए, लियाकताबाद में फलां ज़बान बोलने वाले मार दिए गए, सुराब गोट पे फलां ज़बान बोलने वाले मार दिए गए, फलाने सिंधी मोहल्ले में फलां ज़बान बोलने वाले। मैंने कराची में यही सुना। फिर मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि मेरी बहन, हमने उसकी शादी की, हमने उसको रुखसत किया, वो किसी की बीवी है या कोई भी औरत, वो ये सोच के थोड़ी गई है कि अभी शादी के दूसरे साल जब बच्चा उसका 1 साल का है, उसको फ़ोन आएगा तुम्हारे शौहर ऑफिस के लिए निकला था, जाओ अब्बासी शहीद के मुर्दा खाने में पड़ा हुआ, और आज से तुम चूड़ी नहीं पहनोगी, तुम्हारे कपड़े का कलर सफ़ेद होगा, तुम इतने दिन इद्दत में बैठोगी, अब तुम्हारे शौहर का चैलूम हो गया, अब तुम हमारा घर छोड़ दो। उसके सास ससुर बोलेंगे तुम मनहूस हो, या तुम फलाना हो, या तुम बेवा हो, या तुम हमारे छोटे देवर से अब तुम्हारी शादी होगी, या हमारे पास तुम्हारे लिए जगह नहीं, या तुम जिंदगी भर इस घर में रहो। लेकिन शौहर तुम्हारा मर गया और उसका नाम अब भाभी वाभी कुछ नहीं, बेवा, बड़े भाई की बेवा, शहीद की बेवा, फलान,
ये जो औरतें हैं इनसे मिले ना, तमाम मसालिक की बेवाओं से मिलने जिनके शौहर मारे गए, तमाम जबान बोलने वालों की, तमाम मज़ाहिब के दुख सबका एक ही जैसा एक है। मसलक कोई भी है, मजहब कोई भी है, उस बच्चे का कसूर क्या है जिसके बाप को बगैर किसी रीजन के मार दिया गया, जो 20,000 रुपये तनख्वाह पे ऑफिस जा रहा था, आपने नाज़िमाबाद ब्रिज पे मार दिया उसको। उस बेवा या उस बच्चे से उस दिन, जिस दिन 25 दिसंबर हो, क्रिसमस हो, अगर वो बच्चा क्रिश्चियन है, पूछें कि आज सबके बाप अपने बच्चों की उंगलियां पकड़ के घूम रहे, तुम क्यों नहीं घूम रहे, तुम क्यों चबूतरे पे बैठे हो? उस बच्चे से पूछें जो ईद की अजान हो रही है, हर एक का बाप उंगली पकड़े ले आ रहा है, ये 3 भाई क्यों बैठे हैं? मैंने तो झेला है। जो झेला है वो बताइए। जब आपने पूछा, क्या क्या दिल में आई आपके? मैंने ऐसे हजारों केसेस झेले। मैं ऐसे ही ईद से पहले लाखों सूट नहीं बांटता, मुझे पता है। देखें, आप अपने बच्चे को शॉपिंग करा रही हैं, आप बच्चे को शलवार कमीज दिलाने गई, अब बच्चे ने थोड़ा सा आपसे नाज किए कि मुझे पैंट शर्ट भी चाहिए, फ्रॉक भी चाहिए, आप सब दिला रही हैं। वो औरत जिसको यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा शौहर मुझे समय ला के देता था, दूध देता था, इतने मेहमान आएंगे, समय बना दो, और आज उसको मरे हुए आज 9 महीने हुए हैं, बरसी नहीं हुई, मेरे घर में लोग पुरसा देने आएंगे, और अगर कोई मुझे सूट देगा तो सफेद कलर का देगा, क्यों? और अब मुझसे अगर कोई दूसरी शादी करेगा तो उस शख्स के पहले से ही 4 बच्चे होंगे, क्योंकि मैं तो एक बेवा हूं, और वो भी बहुत मशहूर हो गई हूं, क्योंकि मेरे शौहर इसलिए मारे गए, वो इतने दिन अस्पताल में रहे, खबरों में आई, टीवी में आई। तो ये सारे वाकयात, ये सारे सानियात जब आप करीब से बैठ के देखते हैं तो आपको पता चलता है दुनिया का असल रंग क्या है, हकीकत क्या है। वो बच्चे जिनके वालिदैन मार दिए गए बगैर किसी रीज़न के, जितने मरे, अच्छा चलें सही है, रीजन भी है, मैं तो कहती हूँ रीजन भी है, तो किसको, मुझे या आपको, किसी को हक है कि किसी के पास रीजन है? मेरे पास आपके खिलाफ रीजन है तो मैं उठ के आपको गोली मार दूं। सुनिए कमाल, इतने लोग डेली 12 लोग मरे इसी कराची में, 2009, 10, 11, 12, 13, 14 तक कितनों के कातिलों को फांसी हो? एक के भी नहीं। जिस मुल्क में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को नहीं पकड़ा गया, उनकी ट्रायल नहीं हुई, वो खानदान, वो सियासी खानदान, वो प्राइम मिनिस्टर, फीमेल मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर जिनका चर्चा पूरी दुनिया में हुआ, हमारे मुल्क में जब हमें पकड़ना होता है, कोई बैरूनी ताकत आती है या कोई बैरून मुल्क से आया होता है, हम पकड़ लेते हैं, खोज भी लगा लेते हैं, पूरा किस्सा भी मालूम कर लेते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि जब आज तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को नहीं पकड़ा गया, उसके बाद की बात तो हम क्या ही करते हैं कि कौन पकड़ा गया और कौन नहीं पकड़ा गया। कराची के लिए बहुत आवाज़ आप उठाते हैं, के इलेक्ट्रिक को आपने बहुत कुछ कहा, के इलेक्ट्रिक की तरफ से उस पर मुहिम भी चलाई गई। जब आप कुछ कहते थे तो दूसरी बार उनकी मुहिम आती थी कि देखो हमारे लोग भी तो खंबे पे लटके हुए हैं, देखो ये भी तो ऐसे काम कर रहे हैं, और आप लोग जो हैं वो इतनी बेदर्दी से उनका नाम उछाल रहे हैं। उसमें क्या सिलसिला रहा और आपको कितनी धमकियां आई, या आज मामला हल हो गया है? मामला हल नहीं हुआ है। मुझ पर अदालत की तरफ से, मैं अदालत का एहतराम भी करता हूँ, मुझे मौजूद अदालत ने मना किया बोलने के लिए, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है। और जहाँ जहाँ मैंने बोला है वो सारे कंटर्म ऑफ कोर्ट उन्होंने मुझे भेजे हैं उनके वकीलों ने। अगर मैं इस शहर के अंदर दूध सप्लाई कर रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी हूँ, दूध सप्लाई कर रहा हूँ, और मैं आपके बच्चों को आके दूध दूँ और उसमें थोड़ा थोड़ा जहर डाल दूँ और वो बच्चे मर जाएं, और आप खड़े होकर बोलो शहर में 2.5 लाख लोग तो पी रहे हैं दूध, अगर 6 मर गए तो क्या हुआ? ये इंसानियत है? बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने तो एक्शन लिया, उस दूध वाले को छोड़ा ही नहीं। मैंने उस बच्चे को दफन ही नहीं होने दिया जब तक उस दूध वाले की, उसके ऑपरेशन मैनेजर की, उसके मालिक की, सबकी FIR नहीं कटवाई। मेरा कसूर यह था। आपने दूध की कंपनी वालों को तंग किया, उन्होंने जब देख लिया कि ना ये पैसे में बिक रहा है, ना हम इसको मरवा पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, तो उस दूध की कंपनी ने मुझ पे, ये एक फर्जी में बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझ पे अब मेरी आवाज़ बंद करा दी। आज 1.5 से पौने 2 साल हो गया, मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन इस पे फिर जाहिर है जहां आपने आवाज़ उठाई, बहुत से लोगों ने आपका साथ दिया, और हम मोहतरम अदालत से, मोहतरम जुडिशरी से, मोहतरम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से गुजारिश करेंगे अपने इस फोरम से, क्योंकि ये कौम की आवाज़ है, कौम का नुकसान हुआ, कौम के बच्चों का, मेहमानों का नुकसान हुआ। उसके बाद 6.5 लाख पोलो बर्थिंग हुई कि नहीं हुई? हाँ, तो ये है कि उसके बारे में हम गुजारिश कर सकते हैं, क्योंकि मोहतरम है ये इदारे हमारे लिए, तो हमारी गुजारिश है कि इस पर ज़रूर सोचा जाए और इसको किसी पाया तकमील तक पहुँचाया जाए, इसका कोई रिजल्ट सामने ज़रूर आए। अच्छा, ये बताइए कि डायलिसिस सेंटर, आपने अभी पिछले दिनों मैंने आपकी वीडियो देखी, आपने ऐलान किया कि डायलिसिस सेंटर की ज़रूरत है, बड़े डायलिसिस सेंटर बनाए जा रहे हैं, और खैर किडनी का प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ चुका है, अब तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि हमारे पास ट्रांसप्लांट के भी मौके आ गए हैं और चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। डायलिसिस सेंटर का आपने क्या सोल्यूशन निकाला है गुर्दों के हवाले से, किडनी प्रॉब्लम्स के हवाले से? हमारे शहर में हमारी वो खुशनसीबी कह लें, इस दुनिया में हमारी खुशनसीबी कह लें, हमारे पास डॉक्टर अदीबुल हसन जैसे डॉक्टर मौजूद हैं। बिल्कुल।
ये वो मसीहा हैं जो अरबों खरबों रुपए का ऑपरेशन फ्री में करते हैं। आपने अभी बोला ना ट्रांसप्लांट की सहूलत मौजूद है, ये बेकार बात है। आपको बोलना चाहिए मिलियंस ऑफ रुपीस में ट्रांसप्लांट की सहूलत मौजूद है, मिलियंस। गंबट हॉस्पिटल में फ्री हो रहा है, एक गंबट हो गया, 4.5 करोड़ की आबादी है कराची। SIUT में कुछ हो रहा है, बस SIUT ने सारा बोझ संभाला, अरबों खरबों रुपए का महीनों में ऑपरेशन फ्री में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं सबका, किसी से नहीं पूछ रहे। उसके बाद अभी गंबट बना है, वहां जिगर का भी शुरू हो गया है। लेकिन इस शहर की जरूरियात के लिए हमें बहुत सारे ऐसे, देखें आपको मैं बताता हूँ डायलिसिस कैसे होता है। मैं कोरंगी में रहता हूँ, मुझे नंबर मिला रात बिलफर सुबह 5 बजे का, सही। तो लाजिम है 3 बजे घर से निकलूंगा। 3 बजे पेशेंट को लिया, एम्बुलेंस का वेट किया, उसमें लिटाया, वहां से निकला, सेंटर पहुंचा, पता चला नंबर आया 4 घंटे बाद जी। किसी मरीज की तबीयत खराब हो गई, कोई भी वजह हो सकती है। डायलिसिस कोई छोटी मोटी चीज नहीं, पूरा इंसान खाली होता है फिर दोबारा साफ होता है, मुश्किल अमल है, अजियतनाक। अब उसके बाद पानी पी भी नहीं सकता है अपनी मर्जी से। उसके बाद 4 घंटे आप मशीन पे रहेंगे, मशीन से उतरने के बाद आपकी तबीयत संभली, आप वापस घर आए। अगर हफ्ते में 2 दिन ट्रांसप्लांट है तो घर के एक बंदे ने नौकरी छोड़नी है। अगर 2 दिन डायलिसिस है तो ठीक है, वो नौकरी नहीं कर सकता। 2 दिन आप जा रहे हैं डायलिसिस पे पेशेंट लेके, जुम्मा हफ्ता इतवार वैसे ही ऑफिस आपका बंद, एक दिन आएंगे ऑफिस, तो कंपनी बोलती है, सरकारी नौकरी कराची वालों को नहीं दी जाती, कंपनी बोलती है चलो भाई भागो, तो एक बंदा भी बेरोजगार हुआ। हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं लांडी में 4 सेंटर बना दें जी, कोरंगी में 4 सेंटर बना दें, मलीर में 4 सेंटर बना दें, हर सेंटर में 5 मशीनें हों। मेरी अभी भी सुबह मीटिंग हुई है सुई गैस के जो CSR के हेड हैं उनसे, मैं उनसे मिल के आया हूँ, सारी चीज़ें करके आया हूँ। एक सेंटर अगर वो ले लेते हैं, हमारे जाफर फैमिली फाउंडेशन वाले हैं, UJI अमेरिका वाले, उन्होंने 2 सेंटर्स की जिम्मेदारी ली है। असद हनीफ साहब हैं हवेली रेस्टोरेंट वाले, उन्होंने औरंगी टाउन में बना के दे रहे हैं। तो लांडी कोरंगी अभी एक भी हम बनाएंगे ना। देखें होता क्या है, हम SIUT से जाके मिलेंगे, हम कहेंगे आपके पास अगर लोड ज्यादा है, लोग आ रहे हैं, आप अपने डॉक्टर दे दें, हम तनख्वाह दे देंगे। और मलीर का केस अगर मलीर में ही निमट जाएगा तो उसको पूरे शारा फैसल का ट्रैफिक, उसको कहीं की भी वेटिंग, तो उन सारे मामलों से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जहाँ पर गधे और भैंसें बनी होती हैं, वहाँ पर जगह ली जा सकती है, जगह का इशू ही नहीं है। देखें मैं मतलब वहाँ पर उसको ऑपरेशनल किया जा सकता है। अगर आप फ्री सेंटर की आवाज लगाएंगे, एक किट 2000 से 2500 रुपए की है। अच्छा। जिस मरीज का डेली हो रहा है उसको चलें बैग दोबारा यूज हो सकता है धुल धुला के, या जो भी उसके वॉशिंग का तरीकाकार है। बात यह कि खर्चा वो है, अगर एक सेंटर में 5 मशीनें तो उसका मतलब उसका खर्चा लगभग महीने का तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए के करीब आएगा, क्योंकि एक मशीन जो है एक दिन में 4 मरीज तो करेगी, 4-4 घंटे से करें और 1-1 घंटे वॉशिंग का छोड़ें तो हम इस पे काम कर रहे हैं। हमें अपने लोगों के लिए काम करना है। हमने देख लिया एम्बुलेंसें ईदी साहब ने ही दी, आज तक 1600 एम्बुलेंसें पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो एजाज़ भी पाकिस्तान में ईदी साहब के पास है। जो मरीज नहीं दे सकता फ्री में जाता है, यहाँ से लेकर कश्मीर तक मैयत वो भेज देते हैं जी। तो और क्या चाहिए। अब हम वो चीज़ें देख रहे हैं जिस पे काम की ज़रूरत है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास CSR फंड्स हैं, 1-1, 2-2 सेंटर बना दें, अपने मरहूमीन के नाम से बना दें। आप सेंटर बनाएं, 5 मशीनें लगा दें, चलाना हमारी जिम्मेदारी, एक्सपेंस हम कर लेंगे। इस शहर में जो मुखैर हजरात हैं उनके पास जाएंगे, भाई 10 मरीज आपके हुए, 10 आपके हुए, किसी के लिए क्या मसला है 30-30 हज़ार रुपये देना। अच्छा, ऐसे मुखैर हजरात का ये शहर है, फिलैंथ्रोपी पाकिस्तान में बहुत मशहूर, दुनिया भर में मशहूर है कि जी यहाँ पर इतने लोग हैं, फिर भी हमारे शहर की हालत है। शहर की बात मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि पूरे पाकिस्तान के हालात कदरे बेहतर हैं अगर हम कराची से कंपेयर करें। लाहौर ऐसा नहीं था जैसा आज है। खुशी होती है, हमारे मुल्क का हिस्सा है, और भी जगहों पर तरक्की हुई है, लेकिन कराची जो इकोनॉमिक हब है, जहाँ पर सारी एक्टिविटी होती है, जिसको हमने बचपन से देखा है, जिसकी पुरानी तस्वीरें ऐसे लगती हैं कि ये UK में आप शायद घूम रहे हैं, उसकी जो हालत है, जो आज सड़कों की हालत है, जो बाकी हालात हैं, जिससे एक आम आदमी की नफ्सियात मुतासर होकर रह गई है, इसके लिए आप बहुत आवाज़ उठाते हैं। कोई कहता है आपसे आके कि हाँ भाई हम कर रहे हैं या हम करेंगे या आपकी इस बात से हम जाग उठें, या कोई भी ऐसी चीज़ कभी हुई? मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ। ये जिस रोड पे आपका ऑफिस है, इस रोड को बनवाने के लिए मैं और जुनैद जमशेद साहब ने 15 दिन रोडों पे एहतजाज किया, मरहूम। सही। और हमने बोला कि हसन स्क्वायर से सफूरा तक रोड होना चाहिए, ये टूटा हुआ रोड है, इस पे हमारे शहर की तमाम जामियात हैं। इस पे अलीगढ़ है, इस पे सर सैयद है, इस पे NED है, इस पे कराची यूनिवर्सिटी है, इस पे IBA है, इस पे उर्दू साइंस है, और ये रोड ही टूटी हुई है आपकी सालों से। तो हमें 15 दिन एहतजाज करना पड़ा था, फिर ये रोड बना। बात सिंपल सी है, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। एक पार्टी बोलती है कि हमें कराची के लोग वोट नहीं देते, दूसरी पार्टी बोलती है हमारे पास इख्तियार नहीं है, तीसरी पार्टी बोलती है हम तो वफाक में हैं। तो जब इस पूरे खेल के बीच में एक ऐसा शहर जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप तो हमें वोट ही नहीं देते, तो वो फिर इस सियासत के अंदर यही तो होना था जो हो रहा है। आज आपके पास एक अस्पताल है सरकारी बड़ा,
आज आपके पास स्कूल कौन से, मुझे आप नाम बता दीजिए। सब प्राइवेट माफियाज का राज है। अगर हम आज से सिर्फ 3 साल पहले चले जाएं तो जो दूध इस शहर में शायद 70 रुपए लीटर था, आज वो 120 रुपए लीटर है। एक पूरी फैमिली 25 रुपए की 1 पाव दही लाके और 15 रोटी से गुजारा कर लेती थी, आज वो दही डबल से भी ऊपर है 1 पाव। तो बात ये कोई सिस्टम नहीं माफियाज का इतना बड़ा। कुछ बेहतरी नहीं होगी आपके ख्याल में? मैं क्या बोल सकता हूँ, आपके सामने माफियाज का इतना कंट्रोल है कि माफिया को कौन तोड़ेगा फिर? ना हुकूमत तोड़ने वाली है ना कोई और। आप जैसे इदारे और आप जैसे लोग भी जब आवाज उठाते हैं तो कौन फिर करेगा? क्या हुआ, आवाज उठाने का नतीजा क्या है? उसका रिजल्ट उस तरह से उनकी तरफ से तो नहीं आया। हाँ, कौम की आवाज आप जरूर बने। हमारी हम नहीं बोल सकते हर टॉपिक पे, नहीं बोल सकते, बिल्कुल पाबंदियां हैं, मुश्किलात हैं, और वो सब भी खुद झेलनी है आपने। वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती क्या होता है, कैसे पेश होना होता है कहीं क्या कुछ। हम तो झेल रहे हैं और हमें मुख्तलिफ लोग बोलते हैं कि आइए हमारे साथ मिलें, इस चीज़ पे काम करते हैं, बड़ा पैसा मिलेगा। वही बोल रहे हैं हम ये सब काम करते ही नहीं भाई। हम तो लोगों के हुकूक के लिए निकले हुए हैं, हम बात कर रहे हैं। कब्रिस्तान भर गए, एडमिनिस्ट्रेटर साहब 40 साल पहले से जगह नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर लई खैमा साहब आए हैं, बड़े अच्छे आदमी, उन्होंने कहा फ़ौरन नई ज़मीनें दो। उन्होंने यहाँ ज़मीन दी, मैंने GFS बिल्डर वालों से बात की, उन्होंने कहा हम सारी कब्रें फ्री में बना के देंगे, जो भी दफन हो कराची का शहरी। मुश्किल हो गई थी, 70,000 रुपये की खबर। गोरकन साहब बैठे हैं, वो कह रहे हैं 100 कब्रें मेरी हैं, तो भाई जगह कहाँ से निकालोगे? बोले वो मेरा कमाल है। वो चले गए गाँव तो उनका बेटा बैठा हुआ है, यानी सिस्टम का है बिजनेस। अब वो अगर नाले के ऊपर कब्र देगा 10,000 की देगा, वो अच्छी जगह देगा 1.5 लाख की देगा, बीच में देगा 30,000 की देगा, साइड में होगी 15,000 की देगा। ये सिस्टम खत्म हुआ। हमने सिर्फ बात की, वहां से अच्छा रिस्पॉन्स आया, बात शुरू हुई, हमने बात की। मुझसे उन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कि हम शक्ल निकालना चाह रहे हैं ईसा नगरी कब्रिस्तान की। आप यकीन जाने मैंने फिर बात की उसी बिल्डर से, GFS बिल्डर से। मैंने कहा कब्रिस्तान में 3 सड़कें बनानी है, दीवारें कलर करनी है, ये सब जो इंक्रोचमेंट हटानी है, यकीन करें 1 दिन के अंदर करा दिया उन्होंने। आप देख लें, आपके सामने आइडिया है। तो बात ये काम हो सकता है, काम हो सकता है, विल होनी चाहिए, विल होनी चाहिए, विल भी है। लेकिन जहाँ सच्चाई और नेक नियति होती है वहाँ विल काम करती है और वहाँ लोग अपना पैसा खर्च भी करना चाहते हैं। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म होने वाला है, लेकिन आपने एक अनाउंसमेंट की है, छोटी सी वीडियो आपकी बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें आप पता नहीं कितने हज़ार नौकरियाँ दे रहे हैं। क्या नौकरियाँ हैं, क्या बिजनेस है, क्या करने जा रहे हैं? देखिए हम शहर में मोबाइल रेस्टोरेंट्स पे खाना खिला रहे हैं, हमारे फ्री रेस्टोरेंट्स हैं, हमारे दस्तरखान हैं जी, एक भरपूर सिलसिला चल रहा है। लोग खाना खाएं, घर लेकर जाएं। बहुत सारे लोग उसमें कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आप जो हैं वो इंडस्ट्री लगाएं, लोगों को रोज़गार दें, मछली पकड़ना सिखाएं। अरे भाई वो ये शख्स एक बूढ़ी औरत है, उस रोटी मांग रही है, मैं उसको इंडस्ट्री में क्या करूँ ले जाके। लेकिन लोगों की बात को देखते हुए हमने सरमायादारों से, मुखैर हज़रात से रब्ता किया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आटे की फैक्ट्री लगाते हैं 50 करोड़ रुपये लगेंगे, 25 लोगों को नौकरी मिलेगी। गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाते हैं, इतने करोड़ लगेंगे, 100 लोगों को मिलेगी। बाहर से ऑर्डर आए ना आए, 1000 चीज़। फिर हमने देखा ई-कॉमर्स में बड़ा काम हो रहा है, हमने उधर हाथ डाला। उन्होंने बोला ठीक है आप लोग कंपनी बनाइए, हम आपको सपोर्ट करते हैं और इसके अंदर रोज़गार मिलेगा। बैरून गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान में, इंडियन कंपनियां पाकिस्तान में, मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे रेस्टोरेंट बेचारा एक शख्स, उसने अपनी पूरी जमा पूंजी से एक रेस्टोरेंट खोला, फास्ट फूड सेंटर खोला। उसने बर्गर बनाया 150 रुपये का। सामने से गैर मुल्की कंपनी का राइडर आया, उसने बोला लाओ भाई दे दो ये ऑर्डर आया। उसने कहा ये लें पैसे तो 1 महीने बाद मिलेंगे आपको। अच्छा मेरा कितना होगा जी? हम 40% काटेंगे, आपको सिर्फ 60 रुपये देंगे। तो 60 रुपये में वो बर्गर दे सकता है? उसकी कॉस्ट ही नहीं है, दुकान का रेंट, चीज़ें, यानी उसने अपना प्रॉफिट भी दे दिया। अब उसके बच्चों को कुछ घर में नहीं मिलेगा, वो ये देख रहा है कि इतनी बड़ी कंपनी मेरी। तो हमने उसके ऊपर वर्क किया। हमने बोला क्यों 35-40% दे रहे हैं, 10, 15, 20% के ऊपर काम होना चाहिए। रोजगार देते हैं, जितना IT इंजीनियर्स हैं उनको एंगेज करते हैं, जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको एंगेज करते हैं। और फूड पापा के नाम से एक एप्लीकेशन लेकर इंशाल्लाह आ रहे हैं। और उसके बाद हम इसकी फ्रेंचाइजीज देंगे लोगों को। अगर आप कोई गारमेंट्स की दुकान लेना चाहते हैं और आप ये वादा करते हैं कि वो सस्ते पैसों में आप कपड़े बेचेंगे, मुनाफाखोरी नहीं करेंगे और लोगों को रोजगार देंगे, हम आपको फ्रेंचाइज देंगे। हम इसी तरह इसमें मुख्तलिफ चीज़ें लेकर आएंगे, फूड के आइटम लाएंगे, सब्जियां, फल, सब कुछ लाएंगे। क्योंकि हमने देख लिया शहर के लड़के को ना आप कस्टम में नौकरी दे रहे हो, ना आपके सरकारी नौकरी भी नहीं रहे हैं। सरकारी तो बिल्कुल मौका ही नहीं है और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें जिसका नहीं है। जाते जाते मीडिया के लोगों के लिए भी बड़ा आपने काम किया और ऐसे ऐसे लोग हैं जो बेचारे अब फूड का बिजनेस कर रहे हैं और फूड का भी वो कि डिलीवरी कर रहे हैं। किसी ने ठेला लगा लिया है, किसी ने कुछ कर लिया है, बड़ी जॉबलेस हुए हैं। मीडिया का भी बहुत परेशान है, मीडिया के लोगों का बहुत बुरा हाल है। और बिलखुसूस वो लोग जो टीवी पे आते रहे, अदाकारी करते रहे और उन्होंने एक अरसे नेशनल टीवी पे भी परफॉर्मेंस की, उनके लिए बहुत मुश्किल है किसी के सामने जाके हाथ फैलाना। क्योंकि उन्होंने किसी चैनल में बाप का किरदार अदा किया है, किसी में सेठ का, किसी में सरदार का, किसी में वडेरे का। आप यकीन जाने उनकी हालतें अच्छी नहीं हैं। लेकिन जो हमसे राब्ते में आ रहे हैं, हम उनका सबका महीने के एक्सपेंस को हम वैसे भी आप जिसकी मदद करते हैं उसकी तस्वीर कभी नहीं डालते, लेकिन हम उनका और सीक्रेट रखते हैं
ताकि उनका जो एक वक़ार, एक कौमी हीरो, एक असासा वो कायम रहे। और हमने पहले भी ऐलान किया कि आर्ट्स के शोबे से वाबस्ता कोई भी शख्स जिसका कोई भी फ़न वो जानता है और आज बुरे हालात में हमसे रब्ता करे, हम उसको महीने के एक्सपेंस चलाएंगे। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और आप मज़ीद बेहतर काम कर सकें, मज़ीद अच्छे काम कर सकें। जितनी बातें आपने की वो आपको अल्लाह ताला ने ज़बान में ऐसी कोई ताकत बख्शी है। वक्त के साथ साथ जैसे मैं कहती रही हूँ कि मैं आपसे मिलती भी रही हूँ, देखती भी रही हूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें इतना असर हो गया है कि असर पहले भी था, लेकिन असर इतना हो गया है कि जब आप ये बयान कर रहे थे मुझे सारा फ्लैशबैक हो रहा था अब्बास टाउन का वाक़या, सारे वाक़यात, और दिल बड़ा ही आज अजीब हुआ इस सेशन के बाद। लेकिन ये तमाम हक़ाइक़ हैं जो हम आप तक लाना चाहते थे। आपको पता भी होंगे इसमें से काफ़ी। कौम साथ जुड़ती रहेगी, बेहतरी के मौक़े आते रहेंगे। बाकी जैसा कि मैंने अब कहना शुरू कर दिया है कि सब अपना हिस्सा डालें, सब अपनी तरफ से बेहतरी करने की कोशिश करें, लेकिन आखिरी जो हमारा राब्ता है या आखिरी हम जिस पर इन्हिसार कर रहे हैं वो रब ताला की ज़ात है। अब तो वो मौका आ गया है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन मसाइल और मसाइब का शिकार होने से बचाए और हमें इन मसाइल से निकालने की तौफीक भी अता करे और हिम्मत भी अता करे। आप अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। This program was brought to you by आइडियल ग्रुप की एक शानदार पेशकश। नाजिमाबाद 4 नंबर अन्नू भाई पार्क के अकब में आइडियल गोल्ड विस्टा प्रोजेक्ट में शामिल 5 कमरों के व्हाइट गोल्ड अपार्टमेंट्स। इसके अलावा आइडियल गोल्ड विस्टा में 2, 3 और 4 कमरों के स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स भी शामिल किए गए हैं। जदीद कार पार्किंग सिस्टम, रिसेप्शन लॉबी और तेज रफ्तार लिफ्ट्स, रूफटॉप सिटिंग एरिया, मखसूस प्रेयर एरिया, जदीद तर्ज का जिम, 24/7 CCTV। इसके ग्राउंड फ्लोर पर जदीद तरीन शॉपिंग मॉल, नेशनल और मल्टीनेशनल ब्रांड्स के लिए मौजूद तरीन आइडियल गोल्ड विस्टा, जदीद रिहाइश में सबसे अलग तर। For booking and details, Frontline Marketing